अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ प्रेसिंग एंड इसके रूल्स भी हम कुछ देखेंगे कि ये प्रेसिंग क्या है और ये प्रेसिंग क्या होती है। प्रेसिंग इज अ ब्रीफ समरी ऑफ पैराग्राफ आर्टिकल स्पीच और अदर टेक्स्ट। ये प्रेसिंग जो होती है ना, ये एक ब्रीफ समरी यानी कि मुख्तसर एक पैराग्राफ दिए गए पैराग्राफ में ये मुख्तसर कंसाइज यानी कि ब्रीफ फुल मीनिंग ऑफ पैराग्राफ से भरपूर होती है। यानी कि प्रेसी जो होती है ना, ये एक तरह की समरी होती है पैराग्राफ जो दिया गया उसकी। तो ये स्पीच की भी हो सकती है, आर्टिकल की भी हो सकती है, और जो जो आप चाहते हैं उसकी आप प्रेसी कर सकते हैं। और इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ये प्रेसी हम लिखते हैं कि आपको इसका 1/3, अगर आपको 100 यानी कि पैराग्राफ में लफ्ज़ दिए गए हैं तो उसका 1/3 पार्ट आपने लिखना है। यानी कि आपने प्रेसी करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपने कंसाइजनेस आपके प्रेसी में होनी चाहिए, और क्लियरिटी होनी चाहिए यानी कि कंप्लीटनेस होनी चाहिए, और यूनिटी एंड कोहेरेंस यानी कि आपके पैराग्राफ में कंप्लीटनेस यानी कि मुकम्मल उसके हवाले से ही आपने अपने पास से भी लिख सकते हैं। और कुछ लफ्ज़ आपने मसलन आप टोटली कॉपी करके नहीं लिखना, आपने कुछ अपने पास से लफ्ज़ लिखने हैं, और कुछ मेन जैसे कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर बात होती है वो आप कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने आपको सिंपल वर्ड में ये बता दिया कि प्रेसी होती क्या है। ये एक तरह की समरी होती है, यानी कि ब्रीफ समरी होती है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, रीडिंग केयरफुली। और फर्स्ट यानी कि प्रेसी हम किस तरह बनाते हैं ये हम देखते हैं कि इसके कुछ रूल्स होते हैं। रीडिंग केयरफुली, अंडरलाइनिंग, आउटलाइन, और ओमिशन, डोंट ओमिट, साइज, और इनडायरेक्ट स्पीच। ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कुछ टेंसेस एंड पर्सन्स, वोन वर्ड्स, प्रेसी ऑफ a diagonal, objective approaches, one paragraph, root draft, final draft, suitable title। और ये आपको मैंने कुछ इसकी रूल्स बताए हैं, यानी कि मैं आपको रीडिंग केयरफुली इसके बारे में बताता हूँ। तो फर्स्ट आपने क्या करना है कि फर्स्ट रीड दी पैसेज ट्वाइस, और थर्ड टाइम to summary. This will be able understand meaning term passage। यानी कि रीडिंग केयरफुली में आपने सिंपली क्या करना है कि आपने पहले जो भी दिया गया पैरा है उसको आपने अच्छे से पढ़ना है, और एहतियात के साथ पढ़ना है। 2-3 बार आपने रिपीट करके पढ़ना है। अंडरलाइनिंग अंडरलाइनिंग में क्या होता है, अंडरलाइन एंड मार्क द इम्पोर्टेंट आइडियाज़ एंड एसेंशियल पॉइंट ऑफ आर ओरिजिनल टेक्स्ट। और इसके अलावा आपने ये करना है कि मेन जो अंडरलाइन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होंगे पैराग्राफ के अंदर, जिसकी आपने यानी कि प्रेसी करनी है, जो आपको दिया गया पैरा है उसकी आपने मेन अंडरलाइन एक पेंसिल पकड़ लेनी है, और मेन जो वर्ड आइडियाज़ हैं उनको अंडरलाइन करते जाना है। तो इस थर्ड है आउटलाइन। With help of outlined ideas, draw the outline of your precis। यानी कि आपने आउटलाइन यानी कि उनके पॉइंट आपने बना लेने हैं। हाँ, जो आपने अंडरलाइन किए होंगे आइडियाज़ को ऊपर जो हमने अंडरलाइनिंग की एक वर्ड पढ़ा उसके हिसाब से आप देखें, आउटलाइन बनाते जाएं, यानी कि आपने पॉइंट बनाते जाएं आइडियाज़ के क्लियर करने के लिए। ओमिशन, omit all the unnecessary information or long paras which could be replaced by one word। यानी कि आपने unnecessary जो इन्फॉर्मेशन होगी उससे यानी कि बचना है, कि जो गैर ज़रूरी आप यानी कि इन्फॉर्मेशन होगी वो आपने प्रेसी के अंदर नहीं डालनी। और अगर आप उस तरह की इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो ये एक अच्छी प्रेसी नहीं समझी जाएगी। डोंट ओमिट
while making a précis the writer should never omit the important point or and ideas which are essential to describe। यानी कि आपने जो प्रेसी बनाते वक्त कभी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट और आइडियाज़ को और एसेंशियल ये जो उसके एसेंशियल पार्ट्स होते हैं ना, ज़रूरी पार्ट्स जो होते हैं, उनको आपने लाजमी प्रेसी के अंदर लिखना है, वो आपने ओमिट नहीं करना है, यानी कि उनको अननेसेसरी नहीं समझना। साइज़, इसका साइज़ मैंने आपको पहले बताया कि 1/3 आपने प्रेसी लेंथ इसकी होती है प्रेसी की, जो आपने प्रेसी बनानी होती है। गिवन दिए गए पैराग्राफ में से जितनी भी आपने प्रेसी बनानी हो ना, वो 1/3 होनी चाहिए, यानी कि 100 लफ्ज़ आपको दिया गया ना मिसाल के तौर पर एक पैराग्राफ के अंदर, तो आपने जब उसकी प्रेसी करनी है वो 33 से 34 मैक्सिमम 40 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते। मैक्सिमम 40 मैंने कहा हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं। तो 33 टू 37 तक आपने अपने जहन में रखना है, तो इसका साइज इतना हो सकता है। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? A précis should be written in indirect speech. If there is a direct speech in the passage, it should be changed into indirect speech। यानी कि आप यानी कि जो प्रेसी होती है ना, ये आपने इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी कि वो कहता है कि इनडायरेक्ट में होनी चाहिए। मैंने पहले आपको बताया कि ये अपने आप अपने लफाज में लिख सकते हैं इसको प्रेसी को, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में लिख सकते हैं। और इफ़ देयर इज़ इनडायरेक्ट स्पीच इन पैसेज इट शुड बी चेंज टू डायरेक्ट स्पीच। तो आप इस तरह अपने पास से भी लिख सकते हैं इनको। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, मैंने आपको एक्सप्लेन दोबारा कर देता हूँ कि जो प्रेसी होती है ना, ये अपने लफाज में लिख सकते हैं, और स्पीच शुड बी चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि जो गिवन पैराग्राफ होता है ना, ये अपने अल्फाज में हम लिख सकते हैं टेंसेस एंड पर्सन, और इट शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन और एंड पास्ट टेंस, यानी कि गुजरे गए ज़माने में आप लिखते हैं, और ये थर्ड पर्सन होना चाहिए जो लिखने वाला। और इन केस ऑफ यूनिवर्सल थ्रू द प्रेजेंट टेंस शुड बी यूज, यानी कि आप इन केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि कायनाती सच्चाई, जैसा कि ऐसा केस आ जाए जहाँ पर हकीकत पर मबनी बातें हों, मसलन सूरज मशरक़ से निकलता है, ये कायनाती सच्चाई है, ऐसा मुमकिन होता है कि ही सूरज मशरक़ से निकलता है और मगरब में ग़रूब होता है, ये ट्रू है, ये हर एक, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। तो इस तरह के सेंटेंस को आपने प्रेजेंट में लिखना होता है। और अगर इसके अलावा जो हम टेंसेस, ये हम पास्ट टेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। वोन वर्ड्स, मैंने आपको अपने पहले बताया कि प्रेसी शुड बी रिटन इन योर वोन वर्ड्स, अपने अल्फाज में लिखनी चाहिए। और एंड राइटर एंड द राइटर शुड बी obtains from borrowing वर्ड्स फ्रॉम द ओरिजिनल पैसेज, यानी कि जो प्रेसी होती है ना, ये अपने अल्फाज में लिखी जाती है। एंड राइटर शुड बी obtain फ्रॉम बोरिंग वर्ड्स फ्रॉम द ओरिजिनल पैसेज, यानी कि अपने अल्फाज में लिखें और ये बोरिंग ना होनी चाहिए, और ओरिजिनल पैसेज के यानी कि बिल्कुल मिलती होनी, यानी कि कंसेप्ट सेम होना चाहिए, लेकिन अपने अल्फाज में लिखें। प्रेसी ऑफ आ डायग्न्यू, the précis of dialogue and conversation should be always expressed in the form of narrative, यानी कि ये नैरेटिव सेंटेंसेस में होने चाहिए। प्रेसी जो है ना, ये ऑलवेज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ नैरेटिव, ये नैरेटिव सेंटेंसेस होने चाहिए। वन पैराग्राफ there can be 2 or more paragraph in the original text while making प्रेसी, यानी कि जब हम प्रेसी को बनाते हैं तो ये 2 या 3 पैराग्राफ के अंदर ओरिजिनल टेक्स्ट को नहीं लिखना चाहिए। while making the प्रेसी try to write
ऑल द आइडियाज़ इन वन पैराग्राफ। अगर आपको गिवन पैराग्राफ दिए गए हैं तो आपने ऐसा नहीं करना कि तमाम पैराग्राफ जितने भी आपको गिवन हैं उन सब को डिफरेंट यानी कि 2 और मोर पैराग्राफ के अंदर आपने नहीं लिखना, बल्कि इनको एक ही पैराग्राफ के अंदर लिखना है। फाइनल ड्राफ्ट, और फाइनल ड्राफ्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा जो फाइनल ड्राफ्ट के अंदर क्या होता है। हैविंग रीड ड्राफ्ट and point out some mistake which may be found in the draft written be prepared final draft। यानी कि जो भी आपने फाइनल ड्राफ्ट के अंदर आपने मिस्टेक नहीं करनी और आपने गलतियों जो भी आपने फाइनल ड्राफ्ट बनाया उनसे गलतियों से आपने बचना है जितना भी हो सके। और रूथ ड्राफ्ट after omitting all the unnecessary ideas, the writer should be prepared draft to finalize it। यानी कि आपने जितने भी यानी कि ड्राफ्ट अननेसेसरी आइडियाज़ होते हैं वो इसके अंदर नहीं लिखने। तो सूटेबल टाइटल, आपने जो इसका टाइटल चूज करना गिवन सूटेबल टाइटल प्रेसी और इंडिकेटिंग ब्रीफली और द सब्जेक्टिव the passage it should be concise and precise as possible, or things not be used while writing pressy. Examples in the pressy stories or proverb, quotation, items or repetition of similar sentence or ideas, long paras, complex sentence, direct and indirect sentence। तो इस तरह इसका टाइटल जो है ना प्रासी का, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो आप इतना समझ लें कि जो है ना प्रासी का टाइटल ये इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप प्रासी लिख सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।